जय हिंद दोस्तों, नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना साथी और आज हम बात करने वाले हैं उन मुद्दों की जो सीधे तौर पर देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और करोड़ों पेंशन धारकों के जीवन से जुड़े हुए हैं। आज का ये पूरा विश्लेषण बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वे सभी अपडेट शामिल हैं जिनका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं या आपके परिवार में कोई इस श्रेणी से जुड़ा हुआ है, तो ये पूरी जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने हर कर्मचारी और पेंशन धारक के मन में चिंता पैदा कर दी है, और वो है महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान। आमतौर पर हर साल जनवरी में बढ़ने वाला महंगाई भत्ता मार्च के आसपास घोषित कर दिया जाता है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग नजर आ रहे हैं। अप्रैल का महीना भी आधा बीत चुका है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठनों और पेंशन धारक संगठनों में एक तरह की बेचैनी देखने को मिल रही है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर इस बार इतनी देरी क्यों हो रही है। क्या कोई विशेष कारण है या फिर सरकार किसी बड़े फैसले की तैयारी में है? फिलहाल जो स्थिति है उसके अनुसार कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 28% की दर से महंगाई भत्ता और राहत का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें कम से कम 2% की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे ये आंकड़ा 60% तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा। उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी और साथ ही जनवरी से मार्च तक के 3 महीनों का एरियर भी एक मुश्त दिया जा सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये एरियर कितना होगा। तो इसका जवाब बहुत ही सीधा है, आपकी बेसिक पे जितनी ज्यादा होगी आपका एरियर भी उतना ही ज्यादा होगा। अब दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ी उन बड़ी खबरों की जो आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकती हैं। जानकारी के अनुसार इस बार कुल 66 प्रस्ताव तैयार किए गए हैं जो विभिन्न कर्मचारी संगठनों और जेसीएम की बैठकों के बाद तैयार किए गए हैं और अब इन्हें आयोग के सामने प्रस्तुत किया गया है। इन प्रस्तावों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे को लेकर हो रही है वो है फिटमेंट फैक्टर। इस बार प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर 3.83 रखा गया है, जो कि वर्तमान के मुकाबले काफी ज्यादा है। अगर ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर वर्तमान में जो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है वो बढ़कर सीधे 79,000 रुपए तक पहुंच सकता है। सोचिए दोस्तों, ये कितना बड़ा बदलाव होगा। वहीं अधिकतम वेतन भी लगभग 15 लाख रुपए तक जा सकता है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में एक बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और उनकी जीवन शैली में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मांग जो इस बार सामने आई है वो है हर साल 6% की वार्षिक वेतन वृद्धि। अगर ये लागू होती है तो कर्मचारियों की सैलरी लगातार बढ़ती रहेगी और उन्हें महंगाई से मुकाबला करने में आसानी होगी। अब बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रस्तावों की। इस बार परिवार इकाई को लेकर भी एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। इसमें परिवार को 5 सदस्यीय यूनिट मानने की बात कही गई है, जिसमें माता पिता को भी शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार देने की मांग भी की गई है, जो कि एक सकारात्मक और संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रमोशन सिस्टम की। इस बार ये मांग रखी गई है कि कर्मचारियों को 30 वर्षों की सेवा में कम से कम 5 प्रमोशन मिले और हर प्रमोशन के समय 2 वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। इससे कर्मचारियों के करियर ग्रोथ में तेजी आएगी और उन्हें अपने काम के लिए बेहतर प्रोत्साहन मिलेगा। अब स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो इसमें भी बड़े बदलाव की मांग की गई है। सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा लागू करने की बात कही गई है। साथ ही हर जिले में सीजीएचएस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण मांगे रखी गई हैं। बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता 100 रुपए प्रतिमाह और हॉस्टल सब्सिडी 35,000 रुपए प्रतिमाह करने की बात कही गई है, जिससे कर्मचारियों पर शिक्षा का आर्थिक बोझ कम किया जा सके। अब बात करते हैं पेंशन सिस्टम की। इस बार ये मांग रखी गई है कि पेंशन को अंतिम वेतन का 50% से बढ़ाकर 67 किया जाए। पारिवारिक पेंशन को 50% रखने और हर 5 साल में पेंशन का पुनरीक्षण करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। इसके अलावा एलटीसी यानी यात्रा सुविधाओं में भी विस्तार की मांग की गई है। साल में 1 बार होम टाउन और 2 बार ऑल इंडिया एलटीसी के साथ विदेश यात्रा को भी शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। यहाँ तक कि सास ससुर को भी इसमें शामिल करने की बात कही गई है। दोस्तों, अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण मांगों पर नजर डालते हैं। 100% अनुकंपा नियुक्ति, 30 दिन का बोनस, जोखिम भत्ता, न्याय ड्यूटी भत्ता बढ़ाने जैसी मांगे भी सामने आई हैं। इसके साथ ही मातृत्वावकाश, पितृत्वावकाश,
मासिक धर्मावकाश और माता पिता देखभाल अवकाश जैसी सुविधाओं को भी शामिल करने की बात कही गई है। वेतन संरचना में भी बदलाव का प्रस्ताव है, जिसमें कई पे लेवल्स को मर्ज करने की बात कही गई है, जिससे सिस्टम को सरल और प्रभावी बनाया जा सके। अब दोस्तों, एक बेहद अहम मुद्दा है पेंशन को टैक्स फ्री करने का। इस पर भी जोर दिया गया है कि जब सांसदों और विधायकों की पेंशन टैक्स फ्री हो सकती है तो फिर केंद्रीय पेंशन धारकों की पेंशन पर टैक्स क्यों लगे। इसके अलावा एडिशनल पेंशन की उम्र सीमा को घटाकर 65 वर्ष करने की मांग भी रखी गई है। इसमें अलग अलग उम्र पर अलग अलग प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे बुजुर्ग पेंशन धारकों को अधिक लाभ मिल सके। अब अंत में दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, पेंशन अदालत का आयोजन। 21 अप्रैल 2026 को देश भर में पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी, जहां आप अपनी पेंशन से जुड़ी समस्याओं को सीधे अधिकारियों के सामने रख सकते हैं। अगर आपने पहले किसी पोर्टल पर शिकायत दर्ज की है और उसका समाधान नहीं हुआ है तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। यहाँ 21 दिनों के भीतर समाधान देने का दावा किया जाता है और कई लोगों को इसका लाभ भी मिला है। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट्स। अब देखना यह होगा कि सरकार और वेतन आयोग इन प्रस्तावों पर क्या निर्णय लेते हैं और कब तक इन्हें लागू किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद खबरें। जय हिंद, जय भारत।